नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। उसका ऑफिस उसके घर से काफी दूर था। रोज सफर करना उसके लिए एक आम बात हो चुकी थी। नेहा अक्सर रात के आखिरी ट्रेन पकड़कर अपने घर लौटती थी। ट्रेन में बिताए जाने वाले वो सन्नाटे भरे पल कभी कभी उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन मजबूरी में उसने इसे अपना लिया था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह देर रात ऑफिस का काम खत्म कर स्टेशन पहुंची थी। घड़ी रात के 11:40 का समय दिखा रही थी। प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा वीरान था, पर कहीं कहीं कुछ खंभों में पीली रोशनी मध्यम हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्लेटफॉर्म पर पड़ी वो काली ब्रेंचों और फर्श पर उड़ते कागजों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये जगह बरसों से निर्जीव हो। नेहा की कदम अब धीमे पड़ने लगी थी। उसने चारों ओर देखा स्टेशन पर सिर्फ वही था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। दबी ट्रेन की गूंजती हुई सीटी की आवाज सुनाई दी। नेहा ने ट्रैक पर आते हुए ट्रेन को देखा। ये वही आखिरी ट्रेन थी जिसे वो रोज लेती थी, लेकिन आज ट्रेन कुछ अलग लग रही थी। डिब्बों पर हल्की सी धुंध जमी थी। खिड़कियां धूल और जालों से ढकी हुई थी। ट्रेन की चाल धीमी थी, मानो वो समय से लड़ रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही एक अजीब सी ठंडी भाप छोड़ी। दरवाजे खुलने की आवाज ने नेहा को उसकी सोच से खींचकर बाहर निकाला। बस जल्दी से अब घर पहुंच जाओ, उसने खुद से कहा और ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही नेहा डिब्बों के अंदर गई, उसे यह महसूस हुआ कि माहौल बहुत अलग था। लाइट मध्यम थी और डिब्बे में हल्की हल्की सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। सीटें पुरानी और फटी हुई थी और चारों तरफ बस खामोशी थी। डिब्बों में कुछ लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन वो भी कुछ अजीब लग रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति एक कोने में बैठे अपने छड़ी को घूरे जा रहा था और एक महिला अपने गोद में कुछ लिए मन ही मन बुदबुदा रही थी। नेहा ने खिड़की के पास की सीट चुनी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़कर चल पड़ी, नेहा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरों में तेजी से भागते हुए पैरों की परछाइयां दिख रही थी, लेकिन आज बाहर का अंधेरा आम दिनों से गहरा और डरावना लग रहा था। नेहा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसे अचानक से लगा कि कोई तो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई ट्रेन का पीछा कर रही हो। उसने खिड़की से अपना मुंह हटा लिया और अपने बैग में से मोबाइल निकाला। फोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क का मैसेज चमक रहा था। उसने घड़ी देखा और तो पाया कि घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में घूम रही थी। नेहा का दिल अब जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। तभी डिब्बों में बैठी महिला अचानक से अपने जगह से उठी और धीरे धीरे उसने नेहा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल काली, और उसकी गोद में एक गुड़िया थी, लेकिन वो गुड़िया मानो किसी इंसान के चेहरे की तरह दिख रही थी। महिला ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
नेहा ने उस महिला की बात को अनसुना करते हुए अपनी सीट बदलने की सोची। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस किया कि उसका पैर अब सीट से चिपक गया है। डिब्बे की लाइट अब अचानक से झपकने लगी। हर बार जब डिब्बे की लाइट बुझती, नेहा को डिब्बे में कहीं और परछाई दिखाई देती। पहले तो वो परछाई किसी एक जगह स्थिर था, पर कुछ देर बाद ही धीरे धीरे वो सारी परछाई अब नेहा की तरफ आने लगी थी। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात थी कि लाइट के वापस आने के साथ ही सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन ये सामान्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी नेहा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर का नज़ारा अब पहले जैसा नहीं था। बाहर अब वो जंगल नहीं था। ट्रेन अंधेरे में किसी पानी के बीच से गुजर रही थी, पर डरावनी बात तो ये थी कि उस पानी में से सैकड़ों हाथ बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रही थी, जो कि ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब नज़ारा नेहा ने अपने आंखों के सामने देखा तो उसका मन दहल गया। डर के मारे उसने खिड़की को बंद कर दिया। नेहा ने डिब्बे से बाहर निकलने का फैसला किया और अगले डिब्बे की तरफ उसने दौड़ लगा दी। नेहा अब अगले डिब्बे में पहुंच तो गई थी, लेकिन वो डिब्बा बिल्कुल खाली था और इस डिब्बे का माहौल तो पिछले डिब्बे से भी ज़्यादा भयानक और डरावना था। तभी नेहा को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। नेहा ने पलट कर देखा तो पाया कि एक आदमी जिसकी आंखें गड्ढे जैसी थी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? आदमी ने पूछा। नेहा ने घबराते हुए कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। नेहा की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगा। उसकी गूंजती हुई वो हंसी बहुत ही डरावनी लग रही थी। यह ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जा रही, उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर नेहा ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। भागने के दौरान नेहा ने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि ट्रेन अब रुक चुकी थी, पर एक अजीब सा स्टेशन पर। स्टेशन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था और वो स्टेशन का नाम था मृतकों का स्टेशन। नेहा ने अपने चारों ओर देखा। हर ओर धुंध और एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। स्टेशन पर खड़े वो लोग निर्जीव लग रहे थे, मानो वे सदियों से वहीं पर फंसे हुए हो। नेहा का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। तभी उसे स्टेशन पर खड़ी एक परछाई ने कहा, तुम भी अब हमारे तरह हो। क्या मतलब? नेहा ने चिल्लाते हुए पूछा। तब उस परछाई ने कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम अब इस ट्रेन की यात्री हो। अचानक से याद आया कि कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। उसने अचानक महसूस किया कि वो इस हादसे का हिस्सा थी। अब नेहा समझ चुकी थी कि अब वो कभी घर नहीं लौट पाएगी। वो इस खौफनाक ट्रेन का यात्री बन चुकी है। तो अगली बार अगर आप आखिरी ट्रेन पकड़ने की सोचे तो ये याद रखना कि हो सकता है नेहा और उसके जैसे कहीं और यात्री आपका इंतजार कर रही हो। मैं कौन हूं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं। बस इतना जान लो, मैं वहां था उस रात, उस कब्रिस्तान में जहां 3 चिताएं जल रही थीं और एक अधजली लाश के सिर से धुआं ठीक मेरी ओर उड़कर आ रहा था।
चारों तरफ सड़ते मांस की गंध हवा में तैरती मेरी नाक के अंदर घुस रही थी। मैंने अपना चक्र पूरा कर लिया था, राख की एक गोल रेखा जिसमें बैठकर मैं साधना कर रहा था। वैसे तो मैं शांत दिख रहा था बाहर से, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा चीख रही थी, क्योंकि मैं जानता था आज आखिरी रात है। या तो आज मेरी साधना पूरी होगी या फिर मैं मर जाऊंगा। मैं साधना कर ही रहा होता हूं कि तभी एक अजीब सी हरकत हुई। मेरे बिल्कुल बगल से कोई हंसा। मैं न उठा और न ही देखने की कोशिश की, क्योंकि यही नियम है, कोई भी हो साधना के बीच ध्यान नहीं तोड़ सकते। लेकिन उस हंसी ने मुझे जड़ तक हिला दिया। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो हंसी अंदर तक जाती थी, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ की कील ठोक दी हो। फिर अचानक हवा का बहाव बदला। हवा में अचानक सिसकियों की आवाज खुल गई। कहीं कोई औरत रो रही थी, बहुत पास, मानो मेरे पीछे ही बैठकर रो रही है। उस औरत की रोती आवाज सुनकर मेरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। अचानक मुझे मेरे कंधे पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत पतली उंगलियों से मेरी गर्दन को छू रहा हो, मानो कोई मुझे सहला रहा हो। अब मेरी सांसें भारी होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। फिर मेरी पीठ पर एक झटका लगा, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से मेरी चमड़ी उधेड़ दी हो। मैंने होंठ भींच लिए, खून बहने लगा था, गरम ताजा लावा जैसा। दर्द बहुत तेज हो रहा था, पर मैं हिला नहीं। मेरे चारों तरफ अब हलचल शुरू हो चुकी थी। राख की रेखा के बाहर कोई चल रहा था या फिर घिसट रहा था, पता नहीं, लेकिन कोई तो था। मैं देख तो नहीं सकता था, पर महसूस पूरा हो रहा था जैसे कोई था वहां पर। एक नहीं, चार नहीं, 7-8 परछाइयां मेरे घेरे के बाहर चक्कर काट रही थी, और कुछ तो बिल्कुल रेंगते हुए पास आ रहे थे, जैसे इंसान नहीं, जले हुए जानवर हों। अब आवाजें ज्यादा आने लगी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई तो कुछ बोल रहा था, तेरा मांस मीठा होगा, तेरे खून से हमारी भूख मिटेगी। वह किसी औरत की आवाज थी, पर बेहद ही डरावनी। मैंने एक पल को सांस रोक ली, फिर पीछे से गर्म सांसों से भरी एक फूंक महसूस हुई। किसी ने मेरे बालों में फूंक मारी। मैंने आंखें बंद ही रखी, लेकिन मैं जानता था कि कोई मेरे बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सड़ी सांस मेरे शरीर को छू रही थी। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राख की रेखा के अंदर नहीं आया वो, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई। बर्फ जैसी ठंडी और सूखी, हड्डियों जैसी। मैंने हाथ नहीं खींचा, लेकिन मेरी हड्डियां चटकने लगी, जैसे मेरी नसों में आग भर दी हो। अब मैं समझ चुका था कि ये आत्माएं मुझे खत्म करने आई थी, ताकि मैं साधना पूरी न कर सकूं और उसी कब्र में हमेशा के लिए समा जाऊं, जिस कब्रिस्तान में बैठा था। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो राख की रेखा के बाहर एक बच्चा खड़ा दिखा, करीब 5 साल का, आधा शरीर जला हुआ और शरीर पूरा सफेद, जिसमें एक भी खून का खतरा नहीं था। आंखें बिल्कुल काली। वो मुझे देख रहा था और धीरे धीरे उसने जमीन पर घिसटते हुए एक उंगली से लिखा, तू अगला है। अब मेरे मन में एक ही बात थी कि अब रुकना मना है, बस कुछ पल और। मैंने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और अपने डर को दबाया। मैंने उस आग की तरफ देखा और अपनी उंगलियां उसकी तरफ की, और देखते ही देखते मैंने अपनी एक उंगली काट दी। जैसे ही मेरी कटी उंगली से खून की धार आग में गिरी, अचानक सब शांत हो गया। हवा बंद, आवाजें बंद, चीखें भी रुक गई। सिर्फ मैं, राख
और वह सन्नाटा जो शायद थोड़ी देर पहले कहीं गुम हो चुका था। मेरी साधना अब पूरी हो चुकी थी। उस किताब में एक और जरूरी बात लिखी थी कि जब कोई साधक अपनी साधना पूरी कर ले और घर की तरफ जाने लगे तो कुछ भी हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और यही चीज अब मुझे भी करनी थी। मैंने राख के घेरे से बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था पीछे जो भी है उसे देखना साधना का अपमान है। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे पीछे कुछ चल रहा था, साफ सुनाई दे रहा था। पीछे देखने का बहुत मन कर रहा था, पर मैंने देखा नहीं। लेकिन हर कदम पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे है। कभी लगता कोई उंगली मेरे बालों को छू रही है, तो कभी लगता जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। और फिर एक अजीब सी महक हवा में फैल गई, तेज परफ्यूम जैसी। वो खुशबू मेरे साथ चल रही थी। आखिरकार मैं घर पहुंचा, दरवाजा खोला, भीतर गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं थक गया था, जिस्म से भी और आत्मा से भी। बिस्तर पर गिरा और नींद में जाने से पहले एक ही ख्याल मन में चल रहा था, कल से सब बदल जाएगा। अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। अब मैं सबको दिखाऊंगा जो मुझे नीचा दिखाते थे, जो मुझे अकेला समझते थे। अब मुझे सब मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ताकत, सब कुछ। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं नहीं जानता था सपने में जो आएगा वो इंसान नहीं होगा। कभी किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चांदनी रातों में सफर किया है? वो खामोशी, वो ठंडी हवा और वो नदी का काला पानी, सब कुछ शांत दिखता है। पर कभी कभी वही खामोशी में छुपा होता है एक छलावा जो तुम्हारी हवस को और तुम्हारी कफन में बदल सकता है। उस रात की वो घटनाएं जब भी मैं याद करता हूँ तो हर एक चीज किसी मूवी की सीन की तरह मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ती है। कहानी शुरू होती है आदित्य, राहुल और सुमित से। ये तीनों कॉलेज के दोस्त थे। राहुल और सुमित बुरी आदतों में डूबे हुए, शराब, सिगरेट और लड़कियों को बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करना, बस यही उन लोगों की मर्दानगी थी। पर आदित्य थोड़ा सा सीधा साधा था, उसे ये सब करना पसंद नहीं था। पर क्या करे, उसकी अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं थी। वो खुद को कमजोर मानता था। एक रात की बात है जब राहुल ने बोला, ओए आदित्य, आज रात चलते हैं ना नाइट ड्राइव पे। बोतलें हैं, सिगरेट हैं और पहाड़ियों की वो ठंडी हवा, मजा ही आ जाएगा भाई। हाँ बे, और किस्मत अच्छी रही तो कोई आइटम भी मिल जाएगी रास्ते में। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अबे तू मर्द है या क्या है? हम दोनों अकेले जाएंगे, कोई देखभाल करने वाला भी तो चाहिए। चल चुपचाप। आदित्य को चुप रहना पड़ा। उसे पता था कि ये दोनों उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर हूं, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। रात का करीब 11 बजे सफर शुरू हुआ
बोतलों के साथ। आगे सीट पर राहुल ड्राइव कर रहा था तो सुमित बगल में बैठा था और आदित्य पीछे साइड की सीट पर चुपचाप बैठा था। 4 बोतल रम की खुली हुई थी। और सुमित, ले तू भी पी, और पीछे जो डरपोक बैठा है उसे भी पिला। मुझे बस थोड़ी सी देना, ज्यादा नहीं। थोड़ी नहीं बे, पूरी गटक, फिर मजा आएगा। कार पूरी तेजी से सुनसान सड़क पर भाग रही थी। अंदर धुआं और शराब का नशा सब पर चढ़ रहा था। सुबह के 3 बज रहे थे। पूरा रास्ता वीरान और चारों तरफ सन्नाटा। तभी सुमित की नजर पड़ी सड़क किनारे बहती हुई नदी पर। चांद की रोशनी में एक लड़की पानी में नहा रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक सफेद रंग का टॉवल लिपटा हुआ था। नदी के बीचों बीच उसकी वो गीली लटें चांदनी रातों में चमक रही थी। पानी की बूंदें उसके गर्दनों से होते हुए नीचे बह रही थी। सुमित उस लड़की को घूरता हुआ बोला, ओ तेरी राहुल भाई, देख देख तो जरा, ये तो एकदम बड़ी उतरी है बे। क्या चीज है यार, देख उसके गीले बाल, पीठ की हड्डियां और वो चमकती गर्दन। मां कसम, आज तो पार्टी हो जाएगी भाई। वो दोनों ने आदित्य को आवाज दी, देख वे पीछे से क्या मूर्खों की तरह बैठा है, देख तो सही क्या खूबसूरत बाला है। आदित्य ने डरते डरते देखा और देखते ही तुरंत अपनी नजर हटा ली। यह ठीक नहीं है, ये पाप है। उसके अंदर से आवाज आई पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। ओए सुमित, क्या बोलता है, चखने चले? पूरा जंगल सुनसान है बे, कोई देखेगा भी नहीं। और उसकी हालत तो देख, अकेली नदी में नहा रही है, खुद ही तो मांग रही है। दोनों ने आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, तू भी चलेगा ना बे, या फिर तेरा कोई काम नहीं? मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं तो बोलूंगा तुम लोग भी मत जाओ, प्लीज छोड़ दो उसे। हम घूमने के लिए आए थे, बस घूम फिर कर घर वापस चलते हैं ना यार। देखो तो इस मजनू को, डरपोक औरत देखी नहीं जाती इससे। तू कहीं से मर्द है भी क्या? नहीं जाना हो तो मत जा, पर हमें ज्यादा ज्ञान मत दे डरपोक। आदित्य चुप खड़ा रहा। उसका होंठ सूख रहा था, वो अंदर से पूरा टूट चुका था। राहुल और सुमित बिना आवाज किए नदी के तरफ बढ़ने लगा। लड़की अभी भी नहा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से कोई आ रहा है। एक पेड़ के पीछे छुपते हुए राहुल फुसफुसाया, देख सुमित, उसकी गर्दन देख यार, और वो गीले बाल, लग रहा है आज पूरी रात इसी के नाम। उसकी होंठ तो देख भाई, उफ। तभी लड़की मुड़ गई, उसने आवाज सुन ली थी। वो डर गई और अपने हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए वो चिल्लाने लगी, ओए हम तो तेरी हिफाजत करने के लिए आए हैं, तू डर मत। इतना बोलकर वो दोनों नदी में उतर गए और किसी भूखे भेड़िए की तरह उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने लड़की की बाल पकड़ लिया और सुमित ने उसकी कलाई पकड़ी। लड़की चिल्ला रही थी। आदित्य दूर खड़ा था, उसकी पाँव पूरी तरह से कांप रही थी उस लड़की की आवाज सुनकर। लड़की ने आदित्य से भी मदद की गुहार लगाई। उस मदद की गुहार को सुनकर आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सही, पर फिर उसे राहुल और सुमित की ताने याद आ गई, तू मर्द नहीं।
उस ताने को याद कर उसने अपनी नजरें फेर ली। राहुल और सुमित ने लड़की को खींचते हुए नदी से बाहर लाया और वहीं पास में एक बड़ा सा चट्टान था। तो वो दोनों ने उसे उसी चट्टान के पीछे खींचते हुए ले गया और उसके पीछे उसे पटक दिया। लड़की बिलख रही थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी मदद मांगने के लिए। राहुल ने उसके होठों को अपने दांतों तले काटना शुरू किया और सुमित उस लड़की की टॉवल निकालने की कोशिश करने लगा। लड़की की चीखें उस सुनसान घाटी में गूंज रही थी और वहीं कुछ दूर आदित्य बस पथराई आंखों से देख रहा था। उसकी आत्मा मर रही थी। दोनों दरिंदे शराब के नशे में उस लड़की को नोचता रहा। उसके जिस्म पर दांतों के कई निशान बन चुके थे और उस लड़की का खून नदी में जाके मिल रहा था। कुछ घंटों बाद जब दोनों का नशा उतरा तो उन्होंने देखा कि लड़की अब हिल नहीं रही थी। देख वे सुमित, मर गई क्या ये? शायद हिल तो नहीं रही है। ओए आदित्य, इधर आ, देख सही से। आदित्य कांपते हुए आया। उसका पैर लड़के की खून में फिसल रही थी। उसने लड़की की नब्ज देखी। ये तो मर गई। तीनों ने मिलकर नदी किनारे एक गड्ढा खोदा और आदित्य ने लड़की की लाश को उस गड्ढे में फेंक दिया। अब कोई देखेगा भी नहीं, चल निकल, यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर दोनों कार की तरफ जाने लगा और आदित्य अभी भी उसी चट्टान के पास खड़ा था और एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी आंखें लाल हो गई।